माया की आर्थिक आज़ादी। एक समय की बात है, विश्वविद्यालय के जीवन की हलचल भरी दुनिया में माया नाम की एक छात्रा रहती थी। माया उज्जवल थी, महत्वाकांक्षी थी और हमेशा सीखने के लिए उत्सुक रहती थी। लेकिन जब बात उसके वित्त की आती थी, तो उसे चिंता की एक लगातार गांठ महसूस होती थी। हर महीने उसका छात्र ऋण एक भारी लबादे जैसा लगता था और उसकी पार्ट टाइम की कमाई हवा में गायब होती हुई प्रतीत होती थी, जिससे वो हमेशा पीछे छूटती हुई महसूस करती थी। वो बचत करने की कोशिश करती थी, वो बचत बनाती थी, लेकिन किसी न किसी तरह पैसा हमेशा उसकी उंगलियों से फिसल जाता था। अक्सर उन चीज़ों पर जिनकी उसे वास्तव में ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन जिन्हें खरीदने के लिए वो मजबूर महसूस करती थी, जैसे कि एक नया गैजेट या एक अतिरिक्त कॉफ़ी। अध्याय 1। चिंता की बेड़ियाँ। माया के हॉस्टल के कमरे की खिड़की से सुबह की रोशनी छन कर आ रही थी, लेकिन उसके मन में अभी भी अंधेरा था। मेज पर रखी खुली किताब उसके दिमाग में नहीं जा रही थी। नवंबर का महीना था और अगले ही हफ्ते छात्र ऋण की किश्त आने वाली थी। किश्त जमा करनी थी। उसके बैंक खाते में बमुश्किल कुछ हजार रुपए थे और उसे पता था कि अगले महीने तक खींचना मुश्किल होगा। उसने एक गहरी सांस ली। ये कोई नई बात नहीं थी। पिछले 2 सालों से, जब से उसने विश्वविद्यालय में कदम रखा था, वित्तीय चिंता उसके साथ एक स्थायी साथी बन गई थी। उसके माता-पिता मध्यम वर्गीय थे और उन्होंने अपनी पूरी कोशिश की थी कि माया को अच्छी शिक्षा मिले, लेकिन उच्च शिक्षा का बोझ अकेले झेलना उनके लिए भी संभव नहीं था। इसलिए माया ने छात्र ऋण लिया था और एक कैफे में पार्ट टाइम काम भी करती थी। समस्या पैसे की कमी नहीं थी, बल्कि पैसे का प्रबंधन था। वो अक्सर खुद को ऐसी स्थिति में पाती थी जहां उसने ज़रूरी समझा जाने वाला कुछ खरीदा होता था, जैसे कि नवीनतम स्मार्टफोन क्योंकि उसके दोस्त भी ऐसा कर रहे थे, या ब्रांडेड कपड़े क्योंकि उसे लगा कि वे उसे आत्मविश्वास देंगे। कभी-कभी ये बस दोस्तों के साथ एक और कॉफ़ी या देर रात का स्नैक होता था। ये छोटी-छोटी खरीद एक साथ मिलकर एक बड़ा छेद बनाती थी, जिससे उसका बजट हमेशा कम पड़ जाता था। उसने कई बार एक एक्सेल शीट बनाई थी, खर्चों को ट्रैक करने की कोशिश की थी, लेकिन 1 या 2 हफ्ते बाद वो अनुशासन बनाए रखने में विफल हो जाती थी। मैं बस एक छात्रा हूँ, मैं क्या ही कर सकती हूँ, वो अक्सर खुद से कहती थी। ये विचार उसे आराम देता था, लेकिन चिंता को दूर नहीं कर पाता था। उस दिन पुस्तकालय में एक वित्तीय नियोजन कार्यशाला का पोस्टर उसकी नज़र में आया। अपने वित्त पर नियंत्रण पाएं, छात्रों के लिए एक व्यावहारिक मार्गदर्शिका। उसने पोस्टर को देखा और फिर अपने खाली बटुए के बारे में सोचा। एक और कोशिश में क्या हर्ज है, उसने सोचा, शायद इस बार कुछ अलग हो। अध्याय 2। एक नई सुबह की किरण। कार्यशाला एक छोटे से हॉल में आयोजित की गई थी और माया को आश्चर्य हुआ कि उसमें काफी छात्र थे। कार्यशाला का नेतृत्व प्रोफेसर आनंद कर रहे थे, जो अर्थशास्त्र विभाग के एक अनुभवी और सम्मानित प्रोफेसर थे। उनकी आंखों में एक शांत समझदारी थी और उनके बोलने का तरीका बहुत ही सरल और स्पष्ट था। उन्होंने कार्यशाला की शुरुआत एक सरल प्रश्न से की, पैसा आपके लिए क्या मायने रखता है? कई छात्रों ने आज़ादी, सुरक्षा, सपने पूरे करना जैसे उत्तर दिए। जब माया की बारी आई तो उसने धीमी आवाज में कहा, चिंता। प्रोफेसर आनंद ने मुस्कुराते हुए सिर हिलाया। आप अकेली नहीं हैं माया, कई लोग पैसे को बोझ मानते हैं, बजाय इसके कि वो एक उपकरण है जो हमें आज़ादी दे सकता है। उन्होंने समझाया कि वित्तीय साक्षरता सिर्फ गणित या संख्याओं के बारे में नहीं है, बल्कि ये एक मानसिकता है, जीवन का एक दृष्टिकोण है। प्रोफेसर आनंद ने छात्रों को 3 सरल सिद्धांतों से परिचय कराया, कमाओ, बचाओ, बढ़ाओ, अर्न, सेव, ग्रो। उन्होंने जोर दिया कि बचत का मतलब सिर्फ बचाना नहीं है, बल्कि ये खुद को भविष्य के लिए तैयार करना है। उन्होंने एक सरल बजट बनाने की विधि सिखाई, जिसे 50-30-20 नियम कहा गया। 50% ज़रूरतें, 30% इच्छाएं, 20% बचत और ऋण भुगतान। माया को लगा जैसे किसी ने उसके दिमाग में बत्तियों का स्विच ऑन कर दिया हो। उसकी समस्या ये थी कि उसकी इच्छाएं अक्सर उसकी ज़रूरतों पर हावी हो जाती थी और बचत अक्सर शून्य होती थी। कार्यशाला के अंत में प्रोफेसर आनंद ने एक छोटी सी कहानी सुनाई। 2 लकड़हारे थे, एक दिन भर लकड़ी काटता था और थक जाता था, जबकि दूसरा कुछ देर काम करता था, फिर अपनी कुल्हाड़ी की धार तेज करता था और फिर काम करता था।
दूसरे लकड़हारे ने अंततः पहले वाले से ज्यादा लकड़ी काटी, कम मेहनत में। वित्तीय नियोजन आपकी कुल्हाड़ी को तेज करने जैसा है। माया ने उस दिन एक नया संकल्प लिया। उसने अपनी खर्चों की पुरानी आदतों को तोड़ने और एक नई वित्तीय यात्रा शुरू करने का फैसला किया। उसने प्रोफेसर आनंद से बात की और उनसे मार्गदर्शन का अनुरोध किया। प्रोफेसर ने उसे वित्तीय स्वतंत्रता क्लब में शामिल होने की सलाह दी, जो छात्रों के लिए एक समूह था जहां वे वित्तीय नियोजन पर चर्चा करते थे और एक दूसरे का समर्थन करते थे। अध्याय 3, बचत का पहला कदम। क्लब में माया की मुलाकात विक्रम से हुई, जो उसे विभाग का एक वरिष्ठ छात्र था। विक्रम क्लब का अध्यक्ष था और वित्तीय मामलों में काफी जानकार था। उसने माया की स्थिति को समझा और उसे कुछ व्यवहारिक सलाह दी। सबसे पहले माया, विक्रम ने कहा, एक आपातकालीन कोष बनाना शुरू करो। ये तुम्हारे लिए एक सुरक्षा कवच है, ताकि छोटी मोटी आपात स्थितियों के लिए तुम्हें ऋण न लेना पड़े। विक्रम ने समझाया कि बचत को खर्च के बाद बचा हुआ पैसा नहीं, बल्कि खर्च से पहले बचाया गया पैसा मानना चाहिए। जैसे ही तुम्हारी तनख्वाह आए, सबसे पहले बचत खाते में एक निश्चित राशि डालो, भले ही वो छोटी ही क्यों ना हो। इसे खुद को पहले भुगतान करना, पे योरसेल्फ फर्स्ट कहा जाता था। माया ने अपनी अगली तनख्वाह आते ही यह तरीका अपनाया। उसने अपनी कमाई का 20% सीधे एक अलग बचत खाते में डाल दिया। पहले कुछ दिन उसे थोड़ी परेशानी हुई। उसे लगा कि उसके पास खर्च करने के लिए कम पैसे हैं। उसे अपने दोस्तों के साथ कुछ बार बाहर जाने से मना करना पड़ा। क्या तुम साथ नहीं आ रही? उसकी दोस्त प्रिया ने पूछा। माया को झूठ बोलने का मन हुआ, लेकिन उसने सच कहा, नहीं प्रिया, इस महीने मैं अपने बजट पर काम कर रही हूँ, मुझे कुछ पैसे बचाने हैं। प्रिया ने पहले तो उसे थोड़ा चिढ़ाया, लेकिन जब माया ने अपनी प्रतिबद्धता दिखाई तो प्रिया ने उसका सम्मान किया। माया ने अपने खर्चों को ध्यान से देखना शुरू किया। वो हर दिन जो कॉफ़ी खरीदती थी, उसकी जगह उसने घर से कॉफ़ी ले जाना शुरू किया। उसने कैफ़े में खाना खाने की बजाय हॉस्टल के मेस में खाना शुरू किया। उसने अनावश्यक गैजेट्स और कपड़े खरीदने की अपनी इच्छा पर नियंत्रण किया। ये आसान नहीं था। कभी कभी जब उसे कोई आकर्षक चीज दिखती थी तो उसका मन ललचाता था, लेकिन वो प्रोफेसर आनंद के कुल्हाड़ी तेज करने वाली कहानी को याद करती थी। ये क्षणिक खुशी के लिए नहीं, बल्कि दीर्घकालिक सुरक्षा के लिए है, वो खुद को याद दिलाती थी। धीरे धीरे उसके आपातकालीन कोष में कुछ पैसे जमा होने लगे। हर बार जब वो अपने बचत खाते का बैलेंस देखती थी तो उसे एक अजीब सी संतुष्टि महसूस होती थी। ये सिर्फ पैसे नहीं थे, ये उसके अपने ऊपर नियंत्रण की भावना थी। अध्याय 4, इच्छाओं का प्रबंधन। विक्रम ने ज़रूरतों और इच्छाओं के बीच अंतर को और स्पष्ट किया। ज़रूरतें वे चीज़ें हैं जिनके बिना आप जीवित नहीं रह सकते। भोजन, आवास, कपड़े, शिक्षा। इच्छाएं वे चीजें हैं जो आपके जीवन को बेहतर बनाती हैं, लेकिन जिनके बिना आप रह सकते हैं। मनोरंजन, गैजेट्स, महंगी कॉफी। माया ने महसूस किया कि उसकी ज्यादातर परेशानी उसकी इच्छाओं पर अत्यधिक खर्च करने के कारण थी। विक्रम ने एक और महत्वपूर्ण अवधारणा सिखाई, सचेत खर्च, माइंडफुल स्पेंडिंग। कोई भी खरीद करने से पहले खुद से 3 सवाल पूछो। उसने कहा, क्या मुझे इसकी सच में जरूरत है? क्या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे हैं? क्या मैं इसे खरीदने के लिए किसी अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य से समझौता कर रहा हूँ? एक दिन ऑनलाइन शॉपिंग करते हुए माया को एक बहुत आकर्षक स्मार्ट वॉच दिखी। ये उतनी महंगी नहीं थी, लेकिन उसने अभी-अभी एक नया स्मार्टफोन खरीदा था। उसने खुद से सवाल पूछे, क्या मुझे इसकी सच में ज़रूरत है? नहीं, मेरे पास पहले से एक साधारण घड़ी है और मेरा फ़ोन सब कुछ करता है। क्या मेरे पास इसे खरीदने के लिए पैसे हैं? हाँ, मेरे पास आपातकालीन कोष में पैसे हैं, लेकिन वह किसी और चीज़ के लिए है। क्या मैं इसे खरीदने के लिए किसी अन्य महत्वपूर्ण लक्ष्य से समझौता कर रहा हूँ? हाँ, मेरा लक्ष्य छात्र ऋण जल्दी चुकाना है और निवेश शुरू करना है। उसने स्मार्ट वॉच को कार्ट से हटा दिया। ये एक छोटी जीत थी, लेकिन माया को लगा कि उसने एक पहाड़ जीत लिया है। उसने अपने खर्चों को श्रेणीबद्ध करना शुरू किया। भोजन, परिवहन, मनोरंजन, शिक्षा सामग्री, व्यक्तिगत। उसने प्रत्येक श्रेणी के लिए एक मासिक सीमा निर्धारित की और उसे सख्ती से पालन करने की कोशिश की। यदि एक श्रेणी में उसने ज्यादा खर्च कर दिया तो उसे दूसरी श्रेणी से पैसे कम करने पड़ते थे।
ये एक तरह का खेल बन गया था जिसमें वो खुद को चुनौती देती थी। उसने अपनी पार्ट टाइम नौकरी में भी थोड़ी अधिक मेहनत की ताकि थोड़ी अतिरिक्त कमाई हो सके। उसने अपनी कुछ पुरानी किताबें और कपड़े ऑनलाइन बेचे जिनसे उसे कुछ अतिरिक्त नकदी मिली। हर छोटा कदम उसे सशक्त महसूस करा रहा था। अध्याय 5 निवेश की दुनिया में कदम। जब माया का आपातकालीन कोष बन गया और उसने अपने खर्चों पर कुछ हद तक नियंत्रण पा लिया तो विक्रम ने उसे निवेश की दुनिया से परिचित कराया। बचत सिर्फ पैसा जमा करना है माया, निवेश पैसे को काम पर लगाना है ताकि वो तुम्हारे लिए और पैसा कमाए। उसने समझाया कि मुद्रास्फीति यानी इन्फ्लेशन के कारण यदि पैसा सिर्फ बचत खाते में पड़ा रहता है तो समय के साथ उसकी क्रय शक्ति कम हो जाती है। विक्रम ने उसे चक्रवृद्धि ब्याज की शक्ति के बारे में बताया। अल्बर्ट आइंस्टाइन ने इसे दुनिया का 8वां आश्चर्य कहा था। विक्रम ने मुस्कुराते हुए कहा, पैसा पैसे कमाता है और फिर वो कमाया हुआ पैसा भी पैसे कमाना शुरू कर देता है। उसने SIP यानी सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान और म्यूचुअल फंड जैसे सरल निवेश विकल्पों की जानकारी दी जो छोटे मासिक निवेश के साथ शुरू किए जा सकते थे और दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए फायदेमंद थे। माया पहले झिझकी, निवेश उसे बहुत जटिल और जोखिम भरा लगता था। लेकिन अगर मेरे पैसे डूब गए तो? उसने पूछा। विक्रम ने धैर्यपूर्वक समझाया कि हर निवेश में कुछ जोखिम होता है, लेकिन समझदारी से और दीर्घकालिक दृष्टिकोण के साथ जोखिम को कम किया जा सकता है। विविधीकरण का महत्व समझाया, यानी एक ही जगह सारा पैसा न लगाना। उसने इंडेक्स फंड की सलाह दी जो कई कंपनियों में एक साथ निवेश करते हैं, जिससे जोखिम फैल जाता है। शुरुआत में माया ने एक छोटी सी राशि के साथ एक SIP शुरू किया, हर महीने 1000 रुपए। ये उसकी कमाई का एक छोटा सा हिस्सा था, लेकिन ये एक महत्वपूर्ण शुरुआत थी। उसने एक वित्तीय समाचार वेबसाइट को पढ़ना शुरू किया, पॉडकास्ट सुने और क्लब के अन्य सदस्यों के साथ चर्चा की। धीरे धीरे उसे निवेश की भाषा समझ में आने लगी। बाजार के उतार चढ़ाव उसे अब उतना डराते नहीं थे, क्योंकि उसे पता था कि वो लंबी अवधि के लिए निवेश कर रही है। अध्याय 6 ऋण का बोझ कम करना। बड़ा बोझ उसका छात्र ऋण था। प्रोफेसर आनंद ने एक बैठक में ऋण प्रबंधन पर बात की थी। सभी ऋण बुरे नहीं होते, उन्होंने कहा था। शिक्षा ऋण या घर के लिए ऋण अक्सर अच्छा ऋण माने जाते हैं क्योंकि वे भविष्य में मूल्य बनाते हैं। लेकिन क्रेडिट कार्ड ऋण या उपभोक्ता ऋण जो उच्च ब्याज दर पर होते हैं, बुरा ऋण होते हैं। माया का छात्र ऋण एक अच्छा ऋण था, लेकिन फिर भी वो इसे जल्द से जल्द चुकाना चाहती थी। उसने अपनी बचत और निवेश के साथ साथ अपने छात्र ऋण के मूलधन में अतिरिक्त भुगतान करना शुरू किया। उसने हिसाब लगाया कि यदि वो हर महीने थोड़ी अतिरिक्त राशि का भुगतान करती है तो वो ऋण को निर्धारित समय से काफी पहले चुका सकती है और ब्याज में भी बहुत पैसा बचा सकती है। ये उसके लिए एक बड़ी प्रेरणा बन गई। जितनी जल्दी मैं ऋण से मुक्त हो जाऊंगी, उतनी ही जल्दी मैं पूरी तरह से स्वतंत्र हो पाऊंगी, उसने खुद से कहा। अध्याय 7 मानसिकता में बदलाव। जैसे जैसे माया की वित्तीय साक्षरता बढ़ी, वैसे वैसे उसकी मानसिकता भी बदली। वो अब पैसे को चिंता का स्रोत नहीं मानती थी, बल्कि उसे एक उपकरण मानती थी जो उसे उसके लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद कर सकता था। उसे अब उन दोस्तों की महंगी जीवन शैली से कोई फर्क नहीं पड़ता था जो हर हफ्ते नई चीजें खरीदते थे। उसे अपनी वित्तीय यात्रा पर गर्व था। उसने अपने दोस्तों को भी वित्तीय नियोजन के बारे में बताना शुरू किया। उसने प्रिया को 50-30-20 नियम समझाया और उसे ये जानकर आश्चर्य हुआ कि प्रिया भी अपने वित्त को लेकर उतनी ही चिंतित थी। उन्होंने मिलकर अपने खर्चों पर चर्चा की और एक दूसरे को जवाबदेह रखने का फैसला किया। माया ने महसूस किया कि वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ बहुत पैसा होने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने पैसे पर नियंत्रण रखने, अपने मूल्यों के अनुसार जीने और भविष्य के लिए तैयार रहने के बारे में है। उसे अब खाली जेब होने का डर नहीं था, क्योंकि उसे पता था कि उसके पास एक योजना है। विश्वविद्यालय में उसका अंतिम वर्ष था।
उसने अपने छात्र ऋण का एक महत्वपूर्ण हिस्सा चुका दिया था। उसके पास एक ठोस आपातकालीन कोष था और उसके निवेश बढ़ रहे थे। उसने एक अच्छी नौकरी के लिए आवेदन करना शुरू कर दिया था और इस बार उसे पता था कि वो अपनी कमाई का प्रबंधन कैसे करेगी। उसने अपने जीवन का एक महत्वपूर्ण सबक सीख लिया था। वित्तीय ज्ञान सिर्फ संख्याओं का खेल नहीं है, बल्कि यह आत्मनिर्भरता, आत्मविश्वास और सच्ची आज़ादी का मार्ग है। अध्याय 8, भविष्य की नींव। माया ने अपनी पढ़ाई पूरी की और एक प्रतिष्ठित कंपनी में नौकरी मिली। उसकी आय अब पहले से कहीं अधिक थी, लेकिन उसके वित्तीय सिद्धांत अटल थे। उसने अपनी पे योरसेल्फ फर्स्ट की आदत जारी रखी, अपनी आय का एक बड़ा हिस्सा सीधे निवेश और बचत में डालती थी। उसके आपातकालीन कोष को और मजबूत किया गया और उसने दीर्घकालिक लक्ष्यों के लिए अलग-अलग निवेश खाते खोले, जैसे कि घर के लिए डाउन पेमेंट और सेवानिवृत्ति के लिए रिटायरमेंट। उसने अपने छात्र ऋण को निर्धारित समय से काफी पहले चुका दिया, जिससे उसे अविश्वसनीय रूप से राहत मिली। ऋण मुक्त होना एक बड़ा मील का पत्थर था। उसने अब अपने निवेश पोर्टफोलियो को और विविधता देना शुरू किया। इक्विटी, बॉन्ड और कुछ रियल एस्टेट में भी छोटे निवेश पर विचार किया। उसने वित्तीय सलाहकारों से भी सलाह ली ताकि वो अपने पैसे को और कुशलता से बढ़ा सके। वो अब केवल बचत करने वाली नहीं थी, बल्कि एक निवेशक थी। उसने दूसरों को भी शिक्षित करना शुरू किया, खासकर अपने छोटे भाई बहनों और दोस्तों को जिन्हें वित्तीय नियोजन की बुनियादी बातें नहीं पता थीं। उसने वित्तीय साक्षरता के महत्व पर विश्वविद्यालय में कुछ छोटे सेमिनार भी दिए, उन छात्रों के लिए जो कभी उसकी तरह भ्रमित और चिंतित थे। माया का जीवन अब चिंता मुक्त था। पैसा अब उसके लिए एक बोझ नहीं था, बल्कि एक शक्तिशाली उपकरण था, जिसने उसे अपने सपनों को पूरा करने, अपने परिवार की मदद करने और अपनी पसंद का जीवन जीने की स्वतंत्रता दी थी। उसने सीखा था कि वित्तीय यात्रा एक मैराथन है, स्प्रिंट नहीं, और अनुशासन, धैर्य और निरंतर सीखने के साथ कोई भी अपनी वित्तीय नियति का मालिक बन सकता है। वित्तीय स्वतंत्रता सिर्फ अत्यधिक धन कमाने के बारे में नहीं है, बल्कि ये अपने पैसे का बुद्धिमानी से प्रबंधन करने, बचत करने, निवेश करने और एक ऐसी मानसिकता विकसित करने के बारे में है जो आपको अपने वित्तीय लक्ष्यों तक पहुंचने में मदद करे। अनुशासित बचत, विवेकपूर्ण खर्च और शुरुआती निवेश से आप अपनी वित्तीय चिंताओं को दूर कर सकते हैं और एक सुरक्षित व समृद्ध भविष्य का निर्माण कर सकते हैं।